अपन ने पिछले वीडियोस में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे होता है वो हमने देख लिया है। अब इसके अपन MCQ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अप्रोच पता लगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उनको कैसे टैकल करना है। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है। जब ये क्वेश्चन कहता है कि शामिल नहीं है, इसका मतलब है चार में से तीन ऑप्शन में तो शामिल होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो शामिल नहीं होगा। तो बैलेंस शीट में मैंने लिखा आई मतलब ये इंक्लूड है। जब हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट इंक्लूड है। P&L स्टेटमेंट इंक्लूड है। कैश बुक अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट होता है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना ज़रूरी है, ये भी इंक्लूड है। ठीक है। तो इसने पूछा था कि कंपनी, तो आपको बस पता ही होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है। तो मैंने अभी आपको बताई रोचक जानकारी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, पर कैश बुक इंक्लूड नहीं है। एक बार देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी। अगर एक कंपनी के बारे में कहा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तात्पर्य है कि इसके अंदर शामिल है एक तो बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनेगी, एक शामिल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑफ एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एनी इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई अगर कंपनी प्रॉफिट्स में लगी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगी, और अगर कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी। ये दो चीज़ें होंगी। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाएगा, ये भी फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अगर इक्विटी में, यानी जो इक्विटी शेयर कैपिटल की संरचना है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है जो, उसकी संरचना में अगर परिवर्तन हुआ है तो उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। एंड एनी एक्सप्लेनरी नोट्स annexed to or forming part of any document referred to in section 1 to sub clause 4। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी, इसके बारे में अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट में लगाना चाहते हो, तो वो आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसको अपन नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में लगाना होगा। एक बात और है कि कुछ कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी यानी OPC, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप, मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन चार कंपनीज को परमिशन दी है कि चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए, यानी इनके ऊपर कंपल्शन नहीं है। किस किस के ऊपर? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कौन सी? इफ सच अ प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, और एक और कंपनी है डॉर्मेंट कंपनी। इन चारों को एक तरह से रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप कैश फ्लो बनाओ तो भी ठीक है, ना बनाओ तो भी चलेगा। और स्टार्टअप कंपनी कौन होगा, उसके लिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द टर्म स्टार्टअप और स्टार्टअप कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी incorporated under the Companies Act 2013 or the Companies Act 1956 and recognized as startup in accordance with the notification issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry। well, अगर इस डिपार्टमेंट ने स्टार्टअप की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा पे कोई खरी उतरती है प्राइवेट कंपनी, तो फिर उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के स्थिति विवरण में समता और दायित्व भाग में मुख्य शीर्षकों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ मेजर हेडिंग्स इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आपको बहुत अच्छे से बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। ये आपका, जैसे जिसको अपन लायबिलिटी साइड कहते थे, उसका नाम आजकल चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर पहली आइटम होती है शेयर होल्डर फंड, दूसरी होती है एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसे याद करना ना। अब जैसे मैं संख्या बता सकता था कि चार होगी, पर चार कौन सी होगी आपको याद होना चाहिए, तो अच्छे से याद करना है। थर्ड हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा हो गया आपका करंट लायबिलिटी। तो दीज आर द फोर मेजर हेडिंग्स। तो चार इसका आंसर होगा, ये चार इसके मेजर हेडिंग्स होंगे। अच्छा, इसके बाद है, जब लेखांकन आय कर योग्य आय से अधिक होती है तो क्या उत्पन्न होता है? लेखांकन आय यानी अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, जैसे हमारी अकाउंटिंग इनकम है, सपोज करो 10 लाख, वर्सेस जो टैक्सेबल इनकम है, मान लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम है 8 लाख। ये मैंने 10 लाख 8 लाख क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इन्होंने कहा कि जो अकाउंटिंग इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है। आप 5 लाख 4 लाख या कोई सा भी फिगर ले सकते थे, लेकिन आपको अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा लेनी थी। सपोज 30% टैक्स है,
तो हमारे हिसाब से एज पर द अकाउंट्स 10 लाख पे टैक्स बनता है 3 लाख रुपए, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट से जो कैलकुलेशन आई या एज पर द इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन आई उस हिसाब से हमारा टैक्स बना 2,40,000। तो हमारी जो प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी है वो प्रेजेंट टैक्स लायबिलिटी तो एज पर द इनकम टैक्स के हिसाब से ही निकलेगी, लेकिन हमारा गणित कह रहा है, हमारा या कह लो दिल कह रहा है कि हमारा 3 लाख टैक्स बनता है, तो 60,000 रुपये आपके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, क्योंकि कुल टैक्स हमारे हिसाब से 3 लाख बनता है। अभी डिमांड 2,40,000 की है, तो हमको लगता है कि कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस या टैक्स बेनिफिट्स हमें मिल गए होंगे, लेकिन हमें फ्यूचर में टैक्स भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो 60,000 रुपये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। तो इसका आंसर ए होगा, स्थगित कर दायित्व। आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जवाब देना है। उसके बाद है बकाया मांग राशि को कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ प्रदर्शित किया जाता है, तो कॉल इन एरियर। अब आप याद करो कॉल इन एरियर क्या है। मान लो अपन पूरी कहानी बनाते हैं कि मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले हैं, हमने 10 रुपया मांग लिया है, 10 लाख रुपया लोगों से मंगा लिया है, तो इसे तो अपन कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और मान लो कि एक पर्सन है ये वाला, इसके पास 5,000 शेयर हैं और ये हमें 2 रुपये के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं देता। अभी तक हमने इसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, जो 10,000 रुपये बाकी चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। 10,000 रुपये कॉल इन एरियर, तो हम इसे कैपिटल में से घटा के दिखाएंगे। हमारे पास 9,90,000 रुपये रिसीव हुआ है, तो जितना हमें रिसीव हुआ है उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और हम डिविडेंड का कैलकुलेशन करते हैं तो भी उसे पेड अप कैपिटल भी करते हैं। ये बात मैंने एक्स्ट्रा बताई, मेन मुझे ये बताना था कि कॉल इन एरियर का क्या करना है। वैसे कॉल्स इन एरियर मतलब हमें पैसा मिलेगा, तो ये एक तरह से असेट्स नेचर है। लेकिन सोचो कॉल इन एरियर किस पे बाकी है, आपका शेयर होल्डर्स पे बाकी है, तो यानी और शेयर होल्डर्स को देना भी है। मतलब अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो बाहर बहुत सारे लोगों से हमने पैसा ले रखा है, तो उन लोगों का पैसा लौटाना है, और जिनका कॉल इन एरियर बाकी है उनसे हमें पैसा लेना है, तो शेयर होल्डर से ही लेना है, शेयर होल्डर से ही देना है। तो इसको अपन क्या करते हैं, वहीं शेयर कैपिटल में से ही एडजस्ट कर देते हैं। इसे शेयर कैपिटल में जोड़ कर दिखाते हैं, गलत। इसे इसे मांगी गई पूंजी में से घटा के दिखाते हैं, यस। इसे कॉल्ड अप कैपिटल में से घटा के दिखाते हैं, तो फिर आपके पास पेड अप कैपिटल आ जाता है। बी इसका सही आंसर है, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, वेल नेक्स्ट इज कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक कंपनी के P&L को डैश डैश में दिए गए प्रारूप में तैयार किया जाना आवश्यक है। तो हमने बात कर ली है कि हमारा एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। बैलेंस शीट कैसी होगी, P&L कैसा होगा, इसके बारे में बात करता है स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 का जो पार्ट 1 है, दिस टॉक्स अबाउट बैलेंस शीट, एंड पार्ट 2 इज टॉक्स अबाउट P&L और यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L किस प्रारूप में तैयार किया जाता है, तो ये हो गया आपका शेड्यूल 3 का भाग 2। ये सही है, इसका बी आंसर सही है, शेड्यूल 3 का भाग 2। नेक्स्ट आपको मिलान करना है गुडविल। सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इंग्लिश में देखते हैं ज़्यादा ठीक लगेगा। गुडविल के सामने ऑप्शन है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो वी वेरी वेल नो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। ए के साथ 3 हो गया। एग्जाम में देखो अगर मुझे सारे ऑप्शन नहीं भी आते, मैं तो एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शन खारिज हो गया, ये ऑप्शन अभी एक्टिवेट है, ये ऑप्शन एक्टिवेट है, ये हो गया। अब बी और सी में लड़ाई बची है। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड जो हमने नहीं चुकाया इज़ द करंट लायबिलिटी, तो अनपेड डिविडेंड इज़ द अदर करंट लायबिलिटी। तो मैंने बी के साथ 1 को देखा, तो मैं देखता हूँ क्या बी के साथ 1, यस। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सी होने जा रहा है, क्योंकि मेरे 2 जो पॉइंट हैं वो इसी से मैच हुए हैं जिन पे मुझे कॉन्फिडेंस है। बाय द वे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए दैट इज़ करंट एसेट्स, तो ओ सी है। तो सी हमारा सेकंड के साथ जाके कनेक्ट होगा, बिल्कुल सही। उसके साथ है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का एडजस्टमेंट मैंने अभी बताया कि हम इसे शेयर होल्डर फंड में जाके शेयर कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ होता है। तो डी के साथ 4 आएगा। तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे ये सारे पॉइंट सही बैठते हैं, सी विल बी द आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में
अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डिवेंचर, इंग्लिश में देख लेते हैं। डिवेंचर, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने क्या करना क्या है, कहता है विच ऑफ देम आर करंट लायबिलिटी, इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी है। तो डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रीपेड रेंट इज अ करंट एसेट्स, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है तो हमें मिलेगा, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी। इसने पूछा इसमें से कौन करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो ओनली फोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो इसको यहाँ पे आर की जगह इज और आर ऑप्शन देना चाहिए था। इनमें से कौन सी या कौन सी करंट लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसका आंसर बी रहेगा। ओनली 4 इज अ करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज कंपनी एक्ट 2013 की धारा 240 के अनुसार एक कंपनी से संबंधित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो 240 में कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है, उसमें क्या बैलेंस शीट शामिल है, तो मैंने लिखा यस शामिल है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, शामिल है कि शामिल नहीं है, सत्य है कि सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, तो आप आराम से लिख लिया करो। जो बैलेंस शीट के एंड का वर्ष के अंत का बैलेंस शीट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है। मैंने यहाँ पे लिखा शामिल है। लाभ और हानि का वित्तीय वर्ष का विवरण पत्र, पूरा बोलना चाहिए था, वित्तीय वर्ष का लाभ हानि विवरण पत्र यानी स्टेटमेंट ऑफ फी एंड एल, ये भी शामिल है। ठीक है, ये भी शामिल है। नेक्स्ट पूछा वित्तीय वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी शामिल है। और लास्ट बोला है वित्तीय वर्ष का फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये शामिल नहीं है। हमने जो नाम सुने थे उसमें बैलेंस शीट था, पी एंड एल था, पी एंड एल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर भी था, कैश फ्लो स्टेटमेंट था, एक्सप्लेनरी नोट्स था और चेंज इन इक्विटी, 5 चीज़ें थी, लेकिन फंड फ्लो का कहीं जिक्र नहीं था। तो इसका आंसर 4th रहने वाला है, डी रहने वाला है। कहता है कर तथा लाभांश के भुगतान के पश्चात कंपनी के पास उपलब्ध निधियां क्या कहलाती हैं। देखिए, आपको प्रॉफिट निकालना आ गया है, आपको ये पता है कि हमारी जो इनकम होती है उसमें से एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो प्रॉफिट आता है। रिपीट, इनकम में से एक्सपेंसेस हटाने के बाद प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट में से टैक्स दिया जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड भी हमने दे दिया। ठीक है, तो डिविडेंड देने के बाद जैसे कंपनी के पास सपोज करो 4 लाख के प्रॉफिट है, उसमें से कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया और 3 लाख कंपनी ने रख लिया। रखने को बोलते हैं रिटेन्ड, और किसको रख लिया, अर्निंग को, तो इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो वो पैसा या वो प्रॉफिट जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ना करके फ्यूचर के लिए रख लेती है, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए कंपनी अपने पास रख लेती है या फ्यूचर के इमरजेंसीज के लिए रख लेती है, दैट इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। तो
इसे शुद्ध लाभ कहेंगे, शुद्ध परिचालन लाभ कहेंगे, कैपिटल लाभ कहेंगे, इसे प्रतिधारित अर्जन, यस हम धारण करते हैं इसलिए उसको प्रतिधारित बोलते हैं, अर्निंग को अर्जन बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग इसका आंसर होगा, यस। ऑप्शन में इसकी जगह रिजर्व एंड सरप्लस ऑप्शन भी हो सकता था, तो आप तैयार रहिएगा। इसके बाद है XYZ लिमिटेड ने 20% लाभांश की घोषणा की है, इसका आशय क्या है। तो अगर कोई कंपनी कहती है कि हम 20% डिविडेंड देंगे, तो 20% किसका निकलेगा, पेड अप कैपिटल का, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझाते समय भी समझाया था वीडियो के अंदर कि सपोज करो कि एक कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए है और एक कंपनी का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट 40 लाख है, और कंपनी ये कहे कि हम 20% डिविडेंड देंगे, तो 20% किस पे काउंट होगा, 40 लाख पे या 50 लाख पे, 50 लाख पे। अगर आपको याद नहीं होता कि सर हमें याद करना पड़ेगा क्या, आप सोचो आप डिविडेंड किसको दोगे, शेयर होल्डर्स को दोगे। शेयर होल्डर्स को क्यों दोगे, क्योंकि उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड की है, यस उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड की है इसलिए डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड दिया जाता है किस में से, प्रॉफिट्स में, पर उसकी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होती है, कैपिटल के बेसिस पे। और कैपिटल में भी कौन सी कैपिटल पे, पेड अप कैपिटल के बेस पे। पेड अप कैपिटल पे क्यों, क्योंकि उन्होंने जितना पे किया है उसी पे तो डिविडेंड दोगे। तो कंपनी ने 20% लाभांश की घोषणा की है, इसका क्या मीनिंग है कि कंपनी ने लाभांश के रूप में शुद्ध लाभ का 20% गलत, कंपनी ने कर देने के पश्चात के लाभों का 20% गलत, कंपनी ने निर्गमित पूंजी पर 20%, कंपनी प्रदत्त पूंजी पर, डी सही है। कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल पे 20% डिविडेंड देगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी एक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आर गिवन। मतलब आपको अंतिम खाते बनाने होंगे, आपको लेखा पुस्तकों का रख रखाव करना होगा, इसके प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, तो सेक्शन 128 में बताया गया है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। सेक्शन 128 में बताया गया है कि कंपनी को अपने बुक्स मेंटेन करने होंगे, ठीक है। उनको वो बुक्स डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन करने होंगे, और वो रिकॉर्ड्स फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, पर उन्हें अपने बुक्स मेंटेन करने होंगे। सेक्शन 128 टॉक्स अबाउट, इस बारे में बात करती है, तो इसका आंसर ए रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, है ना आपको। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो चिट्ठे की तिथि से 12 महीने पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होगा को उसे किस रूप में दिखाया जाता है। देखो पूरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, समझना। सपोज करो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। पहली बात तो ये टर्म क्यों आएगी, तो डिवेंचर वाले टॉपिक में हमने समझा कि अगर हमने डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम का प्रॉमिस किया है, अगर हमने उनको ये प्रॉमिस किया है कि हम रिडम्पशन के समय उन्हें प्रीमियम देंगे, जैसे हमने लोगों से मान लो 10 लाख रुपए लिया और हमने उनको कहा कि हम आपका 12 लाख रुपए वापस करेंगे, तो हमने 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा देने का जो प्रॉमिस किया है, दैट विल क्रिएट लॉस, ठीक है। इसे कहेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। होना क्या चाहिए कि हमें इस लॉस को P&L से राइट ऑफ कर देना चाहिए, पर सपोज़ करो आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, आप केवल 50,000 ही राइट ऑफ कर पाए, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि 1.5 लाख का क्या होगा। तो 1.5 लाख राइट ऑफ नहीं हो पाया, अपने डेबिट नेचर की वजह से ये बैलेंस शीट में जाएगा। चूंकि ये असेट नहीं है तो इसे फिक्टिशियस असेट्स कहेंगे। अब मान लो इस 1.5 लाख में से 50,000 रुपये अपन करंट ईयर में राइट ऑफ करने का इरादा रखते हैं कि हम आज तो राइट ऑफ नहीं कर पाए, लेकिन हम इसे अगले 12 महीने में राइट ऑफ करेंगे, तो इसको नाम देंगे OCA, अदर करंट एसेट्स। लेकिन 1 लाख रुपया अभी भी ऐसा है जिसे हम 12 महीने के बाद या अपना ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है उस ऑपरेटिंग साइकिल के पूरा होने के बाद राइट ऑफ करेंगे। अगर ऐसा कोई 1 लाख रुपया है तो इसे अपन ONCA में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन यही था कि डिवेंचर्स के इशू पे अगर आपने डिस्काउंट दिया है और या लॉस दिया है, और अगर आप उसे बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के बाद राइट ऑफ करने का इरादा रखते हैं, तो फिक्टिशियस एसेट्स होने के नाते उसे अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अन्य चालू संपत्तियां, गलत। अन्य गैर चालू संपत्तियां, अदर नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल सही है। और ऑल्टरनेटिवली इसे शेयर होल्डर फंड में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता कि इसे हम शेयर होल्डर फंड में से एडजस्ट करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है, तो फिर B ऑप्शन ठीक है। आपको पहचान होनी चाहिए, जब सारे ऑप्शन सही नहीं हो तो जो कम अच्छा हो ऑप्शन हो उस कम अच्छे ऑप्शन को ले लेना चाहिए, और सारे ही ख़राब ऑप्शन हो तो कम ख़राब ऑप्शन को ले लेना चाहिए, ठीक है।
और अगर सारे सही ऑप्शन हो तो ज़्यादा सही को लेना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि पहले तो 2 फॉर्मेट अलाउड थे, पर आजकल बैलेंस शीट भी इसी फॉर्मेट में बनती है, ऊपर से नीचे, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। आजकल कंपनी का भी P&L नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। पहले अगर P&L बनता था तो मान लो यूँ बनता था। तो ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, ये नहीं चलता आजकल। आजकल वर्टिकल फॉर्म ही चलता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। इसने पूछा था इन विच फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। हॉरिजॉन्टल और अकाउंट फॉर्म नहीं, वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म यस। अगर ये बोले ना बोथ, तो बोथ भी आंसर नहीं है सही। आजकल बस वर्टिकल या रिपोर्टेड फॉर्म ही चलता है। अच्छा, कहता है अल्पकालीन विनियोगों का मूल्यांकन किस पे करना चाहिए? तो अगर आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, सपोज़ करो कि हमने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रखा है और हम जल्दी ही उसे कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब सपोज़ करो कि हमने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया फॉर अ शॉर्ट टर्म, 1 लाख रुपये हमने लगाया, तो 1 लाख को तो हम कहेंगे कॉस्ट वैल्यू। जिस दिन हम बैलेंस शीट क्लोज कर रहे थे उस दिन उसका मार्केट वैल्यू हो गया है 80,000 रुपये। तो आपको इन दोनों में से जो कम है उस वैल्यू को लेना है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी इसका वैल्यूएशन वैसे ही करना है जैसे इन्वेंट्री का करते हो, क्योंकि इन्वेंट्री को भी अपन बेचने का इरादा रखते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी अपन बेचने का इरादा रखते हैं। तो हम उसे कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम हो उस वैल्यू पर दिखाएंगे। तो इसका आंसर सी ठीक है, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो। नेक्स्ट, इफ़ द फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹80,000 are issued to the seller in consideration of the net assets of 60,000 then the balance of 20,000। well, यूँ समझो कि हमने किसी रनिंग बिजनेस को ख़रीदा। हमारी जो कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी का नाम है XYZ, और हमने किसी ABC कंपनी का रनिंग बिजनेस ख़रीदा। उनके पास, सपोज़ करो, कहानी बता रहा हूँ आपको, उनके पास असेट्स थे 90,000 के, उनके पास लाइबिलिटीज़ थे 10,000 के। हमने उनको कहा आपके असेट्स भी हमारे हो गए, आपके लाइबिलिटीज़ भी हमारे हो गए, आप हमारे हो गए, यानी उस कंपनी का जो नेटवर्थ था, ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा और सही करता हूँ। मान लेते हैं उनके असेट्स थे 90,000 के, उनके लाइबिलिटीज़ थे 30,000 के, दोनों ही हमने टेक ओवर कर लिए। तो उनकी जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ है 60,000 की। ठीक है, हमें सही मायने में उनको 60,000 रुपये दे के देना चाहिए, लेकिन हमने बदले में उनको 80,000 रुपये दिए, या तो कैश फॉर्म में दिए या शेयर्स के फॉर्म में दिए। हमने उनको 80,000 रुपये दिए। हमने उनको 20,000 रुपये फालतू दिए हैं, तो ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कहलाता है दैट विल बी गिवन फॉर गुडविल। ऐसा माना जाता है कि हमने 20,000 उसको एक्स्ट्रा इसलिए दिए क्योंकि इतने साल उन्होंने बिज़नेस को जमाया है, अपनी ख्याति या रेपुटेशन क्रिएट की है। फॉर दैट वी इंसेंटिवाइज देम, हमने इस बात के लिए उनको कुछ दिया है। तो क्वेश्चन यही था कि अगर 80,000 रुपये के शेयर दिए गए हैं सेलर को, जिसने हमें अपना बिजनेस बेचा है, जिसके नेट असेट्स 60,000 होने चाहिए, फिर भी हमने 80,000 दिया है, तो जो 20,000 हमने फालतू दिया है उसे हम गुडविल के नाम से जानते हैं, गुडविल कहा जाता है। सपोज़ करो कई बार सामने वाला डिस्ट्रेस सेल करता है, मजबूर होकर सेल करता है। सपोज़ करो उसकी नेटवर्थ 60,000 होती और हमने कहा कि भाई हम तो आपको 50,000 देंगे, आपको अपना बिज़नेस देना है तो दो, हम तो आपको 50,000 देंगे। तो हमने उसका फ़ायदा उठाया है, उस 10,000 को कैपिटल रिज़र्व कहते हैं। तो अगर आपने बिज़नेस को सस्ते में ख़रीदा है, 10,000 का कैपिटल प्रॉफिट है, दैट विल बी गोज़ टू कैपिटल रिज़र्व। एंड इफ़ वी पेड एक्सेस अमाउंट, अगर हमने ज़्यादा पैसा दिया है तो दैट विल बी नोन एज गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? ये वैसे एक टॉपिक ये वाला इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, बट क्वेश्चन आ गया है तो हम समझें। अगर एक कंपनी है, उसे पैसा उठाना है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। सपोज़ करो कंपनी डिवेंचर्स से थ्रू पैसा ले सकती है, लेकिन कंपनी को फिर ब्याज देना पड़ेगा, सपोज़ 12%। कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकती है, लेकिन फिर लोन का ब्याज देना पड़ेगा। कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन फिर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना पड़ेगा। यहाँ तक कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमें लगता है कि उसके साथ तो कोई फिक्स्ड डिविडेंड लायबिलिटी नहीं होती है, पर फिर भी इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट तो होती ही है जो शेयर होल्डर हमसे एक्सपेक्ट करता है
शेयर होल्डर जो हमसे उम्मीद करता है उतना हमें कमा के उसको देना पड़ता है। अगर हम उतना कमा के नहीं देते हैं तो वो अपना पैसा हमारी कंपनी से निकाल के कहीं और लगा देगा। लेकिन इन सब में सबसे सस्ता और सबसे रिलायबल सोर्स होता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, आप इसे खुद के ऊपर पर्सनल लेके सोचो। सपोज़ करो आपको अपने घर में किसी की शादी करनी है, मान लो आपका बेटा बड़ा हो रहा है और आपको उसकी शादी करनी है। वेल, आप किस पे रिलाय करेंगे? फ्रेंड्स पे, बैंक पे, रिलेटिव्स पे, या खुद के पैसे पे? तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा भरोसा तो खुद के पैसे पे है, जिसमें क्योंकि सामने वाला तो रिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन खुद का पैसा तो खुद का पैसा होता है, तो खुद की सेविंग तो खुद का ही होता है। तो कंपनी के मामले में भी कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो सबसे सस्ता और सबसे रिलायबल सोर्स होता है। इसकी 3 खासियतें हैं। ये इंटरनली अवेलेबल है, इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स एंड इट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड है, बैलेंस शीट इंक्लूड है, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूड है, पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन को बदल बदल के पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ी जाती है जब कंपनी की एजीएम होती है, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ी जाती है, बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। वेल, नेक्स्ट इज revised schedule 3 of the Indian Companies Act 2013 for financial statement is applicable form। well, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके स्केड्यूल 3 के पार्ट 1 के हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, पार्ट 2 के हिसाब से हमें P&L स्टेटमेंट बनाना होगा। ये कब से लागू है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 नाम है, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से ये जो फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए सारी कंपनीज़ को मैंडेटरी उसे फॉलो करना होगा। 1 अप्रैल 2014 आंसर है। वेल, नेक्स्ट इज जब कंपनी द्वारा किसी अंश का अंकित मूल्य मांग लिया गया है लेकिन कुछ अंशधारकों ने मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया है, तो अंश पूंजी के निम्नलिखित शीर्षक के तहत कंपनी के चिट्ठे में नोट्स दिखाया गया है। देखो बात समझिएगा, कंपनी की बैलेंस शीट है, उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है और शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल आती है। ठीक है, शेयर कैपिटल मान लो मैंने दिखाई है 9,80,000, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि 9,80,000 कैसे आया। तो एक नोट्स के थ्रू मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें आपने एक तरफ तो लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 8 लाख, और एक पे आपने लिखा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल तो एक सिंगल अमाउंट दिखाया जाता है, लेकिन उसका जब डिटेल दिखाया जाता है तो वहाँ शेयर होल्डर्स को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अच्छे लोग, बदमाश लोग। अच्छे लोग का मतलब क्या? जिन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब किया और पूरा पेमेंट कर दिया, और दूसरा हिस्सा उन लोगों का जिन्होंने शेयर सब्सक्राइब तो किया लेकिन पूरा पेमेंट नहीं किया। तो ये बात सही है कि कॉलिन एरिया को हम घटा के दिखाएंगे, लेकिन उसमें से घटा के दिखाएंगे जिन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया है। ऑप्शन इन्होंने कहा है, क्वेश्चन वापस समझिएगा, कहता है कि जब फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट सम ऑफ द शेयर होल्डर डिड नॉट पे द मनी, द शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट नोट्स ऑफ द कंपनी अंडर द फॉलोइंग हेड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेमेंट तो हुआ नहीं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप यस, इसको हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बी इसका आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी, और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं, तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है,
एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगा था व्हाट्सएप पे, आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है। लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थोड़े रह भी गए होंगे बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपी से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो एस्टिमेटेड फैक्ट्स हैं, गलत, क्योंकि हम अनुमान के आधार पर नहीं बनाते। एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, गलत। रिकॉर्डेड फैक्ट्स, बिल्कुल। स्टैंडर्ड फैक्ट्स का मतलब है होने चाहिए, ऐसे नहीं। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो आप ये समझिए, हमारी जनरल होती है, जनरल से लेजर होती है, लेजर में जो बैलेंसेस होते हैं वही हमारे P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हुआ करते हैं। यानी जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंसेस हैं वही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दीज आर द रिकॉर्डेड फैक्ट्स। इसका आंसर सी आएगा। ये अभिलिखित तथ्य हैं। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। सपोज करो कि किसी कंपनी की कैपिटल 40 लाख रुपए है। 40 लाख में से कंपनी ने 30 लाख रुपए की कैपिटल को कॉल्ड अप कर लिया है और ये भी मान लेते हैं कि रिसीव भी कर लिया है। बाकी 10 लाख रुपए का अभी स्टेटस कहलाएगा अनकॉल्ड कैपिटल, कि इस कैपिटल को कंपनी ने नहीं मांगा, कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन कंपनी ने फिर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और स्पेशल रिजोल्यूशन में ये कहा कि ये 10 लाख रुपए कंपनी अपने वाइंड अप के समय ही मांगेगी। अब ये पैसा कंपनी अगले साल या 2, 4, 5 साल में नहीं मांगेगी। ये पैसा कंपनी के वाइंड अप के समय मांगा जाएगा। तो आपने उसे वाइंड अप के लिए रिजर्व कर लिया। जैसे आप ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व करा लेते हो, वॉल्वो में अपनी सीट रिजर्व करा लेते हो, सिनेमा हॉल में अपनी सीट रिजर्व करा लेते हो, उसी तरह कंपनी ने ये 10 लाख रुपए रिजर्व करवा लिया है। इट विल बी नोन एज रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व डिफरेंट टर्म है, इसे कहेंगे रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी। नेक्स्ट इज डैश डैश आर इंटेंडेड टू बी पेड विद इन अ ईयर। इन्हें 1 साल के भीतर चुका दिया जाता है, तो चुकाने का इरादा होता है। तो करंट लायबिलिटी एक एग्जाम्पल है जिसे 1 साल के भीतर चुकाना होता है। डिवेंचर
लॉन्ग टर्म होता है, लोन लॉन्ग टर्म होता है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर को हम 1 साल के भीतर चुकाने का इरादा रखते हैं। मोर्गेज लोन लॉन्ग टर्म होता है। तो जस्ट आप पहचान गए कि creditor is a current liability and that is intended to be paid in a year. Next, the process of dash dash starts with the purchase of raw material and ends at the realization of the sale. Well, एक होता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसे उसके थ्रू माल बनाते हैं, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर माल तैयार होता है, फिर कस्टमर को सेल किया जाता है और उसके बाद कैश रियलाइजेशन होता है। और जब एक बार कैश रियलाइजेशन हो जाता है तो उससे वापस रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। तो ये एक वो सर्किल है जो चलता रहता है, इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और ऑप्शन दिए हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैपिटल बस्टिंग, बिजनेस साइकिल, द प्रोसेस ऑफ। तो इसे आप वर्किंग कैपिटल साइकिल कह सकते हो। वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो होता है वो रॉ मटेरियल परचेज से स्टार्ट होता है और डेटर से वसूली होने पे वो एंड होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। वेल, इफ़ द कंपनीज बैलेंस शीट अनक्लेम्ड डिविडेंड शुड बी शोन अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग और सब हेडिंग। तो क्वेश्चन एक बार आप पूरा पढ़िए, थोड़ा पेशेंस रख के पूरा पढ़िया करिए। अनक्लेम्ड डिविडेंड वो होता है जो कंपनी डिविडेंड देना चाहती है लेकिन सामने वाला डिविडेंड क्लेम करने नहीं आया। जैसे कंपनी ने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। कहाँ डिक्लेयर करती है? एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करती है। उसके 30 दिन में अंदर में कंपनी को पेमेंट पे करना होता है। इसके लिए कंपनी ने एक डिविडेंड अकाउंट खोला और 2 लाख रुपए जमा करा दिए उसके अंदर। और ये पैसे सपोज़ करो मैंने ICI के अंदर जमा करा दिए। अब लोगों के पास डिविडेंड वारंट इशू किया जाएगा और लोगों को कहा जाएगा कि आप नज़दीकी ब्रांच में जाकर अपना डिविडेंड क्लेम कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग डिविडेंड क्लेम करने ही नहीं आए। हमने डिविडेंड लेने के लिए कहा लेकिन वो डिविडेंड लेने के लिए ही नहीं आए। तो वेल, अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया तो इट्स अ करंट लायबिलिटी। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट द इनकम। आप अगर ये सोचें कि सर 2 लाख में से 1,80,000 रुपये लोग लेने आए, 20,000 रुपये लेने नहीं आए, तो ये तो हमारे लिए सेविंग हो गई, बचत हो गई, इनकम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टिल यू आर लायबल, आप अभी भी लायबल हो। इट्स योर करंट लायबिलिटी एंड इट विल बी शोन एज OCL, अदर करंट लायबिलिटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा नहीं, करंट लायबिलिटी में जाएगा हाँ, बाकी दोनों गलत है। करंट लायबिलिटी कहलाएगा। वेल, इसके बाद है द एरियर ऑफ कॉल अमाउंट ऑन द शेयर्स। 30 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ये हमने बात कर ली थी कि अगर कोई कॉल मनी बाकी है तो इसे शेयर कैपिटल में से घटा के दिखाएंगे। इसका सही आंसर होता है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल में से हम इसे डिडक्ट करके शो करेंगे। कहता है कि जो पैसा हमारा बाकी है लोगों पे उसे हम असेट साइड में डेटर्स के तौर पे दिखाएंगे। नहीं, मतलब पैसा हमारा बाकी है तो हमारा असेट्स, लेकिन आप इसे असेट साइड में नहीं दिखाते। हम इसे एज अ क्रेडिटर दिखाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम इसे मांगी गई पूंजी में से घटा के दिखाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। वेल, एज पर द स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। वेल, प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ध्यान से देना, हमने शेयर इशू किए और उसमें हमने प्रीमियम कमाया। तो ये प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। कोई सा भी सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे वो शेयर इशू करने से आए, चाहे डिवेंचर इशू करने से आए, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आए, उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाएगा। उसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। तो डिवेंचर गलत, NCA गलत, C सही है। इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस के तहत दिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज बैलेंस अमाउंट इन द शेयर फॉरफीचर वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। वेल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट मैं जब वीडियो में समझा रहा था तो मैंने बताया था कि जैसे सपोज़ करो कि कंपनी ने किसी पर्सन के 500 शेयर फॉरफिट किए, ठीक है, 500 शेयर फॉरफिट किए और उसने सपोज़ करो अब तक हमें 4 रुपये दिए थे, तो 2,000 रुपये का हमारे पास अमाउंट पड़ा है जिसे हम अमाउंट फॉरफिटेड कहते हैं। 2,000 का अमाउंट हमारे पास पड़ा है। इसमें से 1,000 हमने यूटिलाइज़ कर दिया। सपोज़ करो जब हमने आधे शेयर यूज़ किए तो हमने 1,000 रुपये यूटिलाइज़ कर लिया। 1,000 रुपया अभी भी अकाउंट में पड़ा है।
तो इसे आप क्या करोगे, इसे आप शेयर कैपिटल में जोड़ के दिखाओगे। तो दो आइटमों का खास ख्याल रखना, कॉल्स इन एरियर जिसे शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, और एक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जब तक शेयर री इशू नहीं हो जाते पूरे के पूरे तब तक शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा रहता है उसे शेयर कैपिटल में जोड़ कर दिखाते हैं। तो ए इसका आंसर सही है। जैसे अगर सपोज करो एक आंसर होता है ए अंश पूंजी और दूसरा आंसर होता है अंश पूंजी में जोड़कर, तो अंश पूंजी में जोड़कर इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट, डिविडेंड अनपेड और अनआस्क्ड फॉर 7 ईयर इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। अगर डिविडेंड 7 साल तक नहीं मांगा गया है तो हम उसे, जैसे हमें पता है कि जब शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं आता तो हम उसे टर्म देते हैं अनक्लेम डिविडेंड, लेकिन वो 7 साल तक हम उसका वेट करते हैं, 7 साल तक भी वो नहीं आता तो फिर हम उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। दिस विल बी ट्रांसफर्ड एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू रिसीव राइट शेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। वेल, कंपनी कभी कभी राइट इशू निकालती है। राइट इशू में क्या होता है, जो कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनका फर्स्ट राइट होता है उन शेयर्स को लेने का। सपोज़ कीजिए कंपनी ने किसी ज़माने में 1 लाख शेयर्स निकाले थे, ये बात है 2010 की, और अभी कंपनी 2025 में 50,000 शेयर्स और इशू करना चाहती है। तो पहले हम ऑफ़र इनको देंगे कि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हो, क्या 50,000 शेयर्स आप मान लो 25 रुपये के भाव पे लेने को राज़ी हो। अगर आप लेने को राज़ी नहीं हो तो ये शेयर हम फिर किसी और को दे देंगे। तो राइट शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो है सेक्शन 62(1). सेक्शन 62(1) में इसके बारे में बताया गया है राइट शेयर्स के बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लाइव स्टॉक सन्ड्री डेटर्स। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, अगर हमें टैक्स देना है, हमने बुक्स में उसके लिए प्रोविज़न कर रखा है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में दिखाते हैं। सामने शॉर्ट टर्म प्रोविज़न ऑप्शन है भी, भले यूँ याद कर लो प्रोविज़न से प्रोविज़न, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोविज़न फॉर टैक्स क्या होता है, कि हमें टैक्स देना होगा, कितना हमें पता नहीं होता, तो हम उसका एक प्रोविज़न बनाते हैं और फिर उसे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में दिखाते हैं। लाइव स्टॉक यानी जो हमारे पास पशु होते हैं, जो डेयरी फार्म पे जो हमारे पास पशु होते हैं, वो हमारे लिए असेट है। असेट्स के अंदर ये करंट असेट्स नहीं है, ये नॉन करंट असेट्स है। सामने मैंने देखा तो मुझे नॉन करंट असेट्स तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन मुझे दिखाई दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले इसकी जगह टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऑप्शन दिखता था, आजकल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाई देता है। सन्ड्री डेटर करंट असेट्स होता है। और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, अगर हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, बिना कुछ गिरवी रखा है कोई लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अगर बाकी हो गया है तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन आए या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन आए, ब्याज हमें देना ही है, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। लेकिन कभी कभी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अक्रू होता है, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अक्रू है तो वो हमें मिलेगा, तो वो करंट एसेट्स में जाएगा। अगर ब्याज हमें देना है तो ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, मैच करें तो जो प्रोविज़न फॉर टैक्स था ए का मिलन 4 के साथ जाके हुआ था। मैं सारे ऑप्शन देखूं तो ए के साथ ये कट गया, ये है, ये कट गया, ये है, तो अभी तक बी और डी रेस में है। उसके बाद लाइव स्टॉक आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगा, बी के साथ 3 यहाँ पे नहीं है, ये कट गया है, बी के साथ 3 है। और क्या है, सन्ड्री डेटर सी के साथ 1 है, बाकी डी बच गया, डी के साथ सेकंड हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, मेरा डी आंसर पूरा मैच हो रहा है, इसका आंसर डी रहने वाला है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगाते जाइए, दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलो।